वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी सब रिवीजन। बेटा टॉपिक हमारा चलने जा रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। चलिए बच्चे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बेटा। आईसीआई का जो आपका समरी है सारांश, वहां से बेटा हम स्टार्ट करके चलेंगे। जो वी विल क्विकली गो थ्रू द कंसेप्ट्स। ठीक है, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स बेटा कंसेप्ट्स के ऊपर। देन उसके बाद बच्चे मैं अगर इसके क्वेश्चंस अगर हो जाते हैं नेक्स्ट 40 मिनट्स में, ठीक है, अदरवाइज वी विल कवर द क्वेश्चंस आफ्टर 4:30, यानी 4:30 वाला जो स्लॉट है उसमें हम क्वेश्चन बच्चे कर लेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेटा 11, नाम क्या था? इफेक्ट ऑफ द चेंजेस इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, बस ध्यान से तुम सुनते जाएंगे स्टैंडर्ड के अंदर है क्या। सर ये वाला स्टैंडर्ड जो है किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? ऐसी एंटिटीज के ऊपर जिनकी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन के अंदर है, जिनकी फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन है, उसके ऊपर ये वाला स्टैंडर्ड जो है आपका लगेगा। और किसके ऊपर लगता है? फॉरेन ऑपरेशंस के ऊपर ये वाला स्टैंडर्ड जो है आपका लग जाता है। ठीक है, बेसिकली इस ये एप्लीकेबल कहां पर है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्क्लोजर की अगर हम बात करके चलें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 एप्लीकेबल होता है इन अकाउंटिंग फॉर ट्रांजेक्शन द फॉरेन करेंसी। जो भी ट्रांजेक्शन आपकी फॉरेन करेंसी के अंदर होती है, उन ट्रांजेक्शन के ऊपर बेटा ये लग जाएगा। जब आप ट्रांसलेट कर रहे हो तो स्टेटमेंट्स जो होते हैं फॉरेन ऑपरेशन के, जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई फॉरेन ब्रांच है, अब आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करके चल रहे हो? ट्रांसलेट करके चल रहे हो इन योर इंडियन करेंसी। तो यू नीड दिस स्टैंडर्ड। देन आपकी अकाउंटिंग होगी फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन की, जो कि फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट की नेचर की होती है। तो वो भी बेटा यहाँ पर क्या हो जाती है? कवर हो जाती है। अच्छा, ये वाला स्टैंडर्ड जो है वो कहां पर नहीं लगेगा? देन देयर आर सर्टेन केसेस जहां पर ये वाला स्टैंडर्ड जो है वो नहीं लगता है। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल फॉर स्पेसिफाइंग द करेंसी इन विच एंटरप्राइज प्रेजेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इनके ये वाला स्टैंडर्ड कहां नहीं लगा रहे? कह रहे हैं स्पेसिफाई करने के लिए करेंसी। क्या बोल रहे हैं? नॉट एप्लीकेबल फॉर स्पेसिफाइंग द करेंसी इन विच द एंटरप्राइज प्रेजेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन अगर एक एंटरप्राइज नॉर्मली यूज करती है करेंसी किसी कंट्री की जिसके अंदर डोमिसाइल है वो, अगर वो यूज कर रही है डिफरेंट करेंसी, तो स्टैंडर्ड के अंदर आपको क्या चाहिए? डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डिस्क्लोजर से रिलेटेड ये चीज इसने बोली हुई है। कह रहे हैं कि आप स्पेसिफाई करेंगे करेंसी। ठीक है, मतलब आपने ऐसा नहीं करना कि जिस करेंसी के अंदर आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए वो आप स्पेसिफाई करके चलो। लेकिन क्यों? यूजली जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के चलते हो दैट इज इन द करेंसी जिसके अंदर आप, जिस कंट्री के अंदर आप डोमिसाइल। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई और करेंसी यूज कर रहे हो तो स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपको डिस्क्लोजर देके चलना है कि आपने कोई और करेंसी यूज क्यों करी है। ठीक है, फिर आपको रीजन भी बताने हैं कि डिस्क्लोजर देके चलना है कि अगर आपने अपनी रिपोर्टिंग करेंसी के अंदर चेंज करा है। फिर दूसरा इसके अंदर आ जाता है बेटा, अगर कोई भी एक्सचेंज डिफरेंस होता है जो अराइज हो रहा है फ्रॉम फॉरेन करेंसी बोर्डिंग टू द एक्सटेंड दे आर रिगार्डेड एज एडजस्टमेंट टू इंटरेस्ट कॉस्ट। तो हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के अंदर ये चीज बेटा देखी हुई है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के अंदर हमने पढ़ा है कि ये वाला कैसे डील होता है एक्सचेंज डिफरेंस। AS 16 अकॉर्डिंग बोर्डिंग कॉस्ट का पार्ट होता था टू दैट एक्सटेंड। देन अगर आपने क्या करें, एंटरप्राइज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप रीस्टेट करके चल रहे हो रिपोर्टिंग कंसिस्ट है किसी और करेंसी के अंदर फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द यूजर्स, यूजर्स की कन्वीनियंस के लिए, तो वहां पर अब ये वाला स्टैंडर्ड जो है नहीं लगाकर चलते हो, एप्लीकेबल नहीं होता है। अगला पॉइंट क्या आ जाता है? जो प्रेजेंटेशन होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट की, जो भी आपका कैश फ्लो फॉरेन करेंसी के अंदर आता है, या जो ट्रांसलेशन होता है कैश फ्लो फॉरेन ऑपरेशन का, वो AS 3 के अकॉर्डिंग हम डील करके चलते हैं। सर अब ये आ जाता है कि सर एक फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन होती क्या है, अगर टर्मिनोलॉजी की तरफ बढ़े तो बेटा फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक ऐसी ट्रांजेक्शन, ठीक है, जो कि डिनोमिनेटेड होती है या जिसकी सेटलमेंट रिक्वायर्ड होती है फॉरेन करेंसी के अंदर, इंक्लूडिंग ऐसी ट्रांजेक्शन जहां पर एक एंटरप्राइज आइदर क्या कर रहा है, या तो बाय कर रहा है या सेल कर रहा है गुड्स या सर्विसेज जिसका प्राइस जो है डिनोमिनेटेड है फॉरेन करेंसी के अंदर, या वो पैसा जो है वो उधार ले रहा है या लोन दे रहा है वो। ठीक है, जो जहां पर अमाउंट जो है दैट इज रिसीवेबल या पेएबल वो डिनोमिनेटेड किसमें है? फॉरेन करेंसी के अंदर है। या फिर वो पार्टी बन जाता है टू एन अनपरफॉर्म फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। कोई फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम क्या है? एक पार्टी है। और क्या है? या फिर अदरवाइज उसका डिस्पोजल जो है, या हमने अदरवाइज उसको एक्वायर करा है, या जो हमारी लाइबिलिटी इनकर हो रही है हम सेटल करके चल रहे हैं लाइबिलिटी, दैट इज डिनोमिनेटेड इन द फॉरेन करेंसी। वो फॉरेन करेंसी के अंदर क्या है? डिनोमिनेटेड है। ठीक है, देन बेटा अब हम बात करके चलें कुछ एक टर्मिनोलॉजी की। तो देर आर सर्टेन टर्मिनोलॉजी जो यहाँ पर क्लियर होनी बहुत जरूरी है। उसमें पहली टर्मिनोलॉजी आती थी बेटा मॉनेटरी आइटम एंड नॉन मॉनेटरी आइटम। मॉनेटरी आइटम कौन सी आइटम होती थी बेटा? ऐसी आइटम जो कि मनी फॉर्म के अंदर है, यानी मनी हेल्ड, और ऐसे एसेट्स जिसको आप रिसीव कर लोगे, या ऐसी लाइबिलिटीज जिसको आप पे करके चलोगे इन द फिक्स और डिटर्मिनेबल अमाउंट ऑफ मनी, बेटा वो आपके कहां पर आ जाते हैं? मॉनेटरी आइटम के अंदर आ जाते हैं। नॉन मॉनेटरी आइटम कौन से होते हैं? नॉन मॉनेटरी आइटम वो एसेट्स और लाइबिलिटीज होती हैं विच आर अदर देन द मॉनेटरी आइटम्स, जैसे आपके फिक्स एसेट्स हो गए, इन्वेंट्रीज हो गए, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर हो गए। और हमने क्लास के अंदर जब डिस्कस करा था, आपको ध्यान होगा, मैंने आपसे कुछ एक एग्जांपल लेकर डिस्कस करा था कि बेटा ये मॉनेटरी आइटम है नहीं है। कहीं पर पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है
कि आपको बताना है कि मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी के अंदर आपको क्लासिफाई करके चलो, ठीक है। देन बेटा बाकी जो आपकी आ जाती है कि इंट्रीगल फॉरेन ऑपरेशन क्या है, फॉरेन ऑपरेशन क्या है, इसके ऊपर हम बाद में डिस्कशन करके चलेंगे। अगेन फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मैं बाद में डिस्कशन करूंगा, ठीक है। ये सारी करेंसी अमाउंट के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे बट एट अ लेटर स्टेज। कहेंगे फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वैसे एक एग्रीमेंट होता है कि आप एक्सचेंज करोगे डिफरेंट करेंसीज को एट अ फॉरवर्ड रेट। मतलब मैंने आज की डेट में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एक एग्रीमेंट है कि हम करेंसीज को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे एक फॉरवर्ड रेट के ऊपर। फॉरवर्ड रेट क्या होता है, वो एक स्पेसिफाइड एक्सचेंज रेट है जिसमें आप दो करेंसीज को एक्सचेंज करोगे एक स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट के ऊपर। मैंने आज ही डिसाइड कर लिया कि आज से एक महीने बाद मैं इस पर्टिकुलर रेट के ऊपर करेंसी जो है वो एक्सचेंज करूंगा, ठीक है। फॉरेन करेंसी कौन सी होती है, एक ऐसी करेंसी जो कि अदर देन द रिपोर्टिंग करेंसी होती है। अब इस स्टैंडर्ड के अंदर अगर मैं आगे बात करके चलूं तो सबसे पहला पॉइंट हमने करके चलना है फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स को लेकर। सबसे पहला पॉइंट बेटा हमने किस चीज को लेकर चलना है, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स को लेकर। तो अगर मैं फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन के रिगार्ड में आपसे बात करके चलूं, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन में देखो हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक आता है कि इनिशियल मेजरमेंट और दूसरा हमारे पास आता है सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। क्या बोला मैंने, चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, जरा मुझे एक बार बताएंगे बेटा, आपके सामने इस टाइम वन नोट है, क्या वन नोट है बच्चों? हाँ जी सर। चलिए बेटा ध्यान से सुनेंगे। बेटा मैंने क्या बोला, पहला कंसेप्ट मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन का। मैं कह रहा हूँ कैसी ट्रांजेक्शन है, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन है। अगर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन है तो यहाँ पर देखो दो चीजें होगी, एक है कि इनिशियल मेजरमेंट है, दूसरा क्या आ जाता है सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। अगर इनिशियल मेजरमेंट है तो कह रहे हैं आपको रिकॉर्ड करना होगा इस ट्रांजेक्शन को कौन सी डेट के ऊपर, रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन को यूजिंग द रेट ऑन डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है बेटा उस दिन का रेट हम यूज करके चलते हैं इनिशियली। सबसीक्वेंट मेजरमेंट जो होता है, कह रहे हैं ये ना डिपेंड करता है किसके ऊपर, ये डिपेंड करता है कि मॉनेटरी आइटम है या नॉन मॉनेटरी आइटम है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, मॉनेटरी आइटम है या नॉन मॉनेटरी आइटम है। अब बात आती है सर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन था क्या, कहेंगे एक ऐसी ट्रांजेक्शन जो कि डिनोमिनेटेड है या जिसकी सेटलमेंट जो होगी वो फॉरेन करेंसी की होगी, ठीक है। इनिशियल रिकॉग्निशन की अगर हम बात करके चले तो फॉरेन करेंसी के ट्रांजेक्शन का मीनिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे कि आपने गुड जो है वो परचेज करे हैं, सेल करे हैं, सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करी हैं, ठीक है, या अवेल करी हैं, आपने लोन जो है वो दिया है या लोन आपने ले रखा है, आपने क्या करा है कोई एसेट एक्वायर करा है उसको डिस्पोज ऑफ करा है, या आपने कोई लाइबिलिटी इनकर करी है उसको आपने सेटल करा है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है, अब हम यहाँ पर अगर बात करके चलें कि सर अब recognition जो है अब कैसे करके चलेंगे, ये हमने बता दी कि डेट ऑफ ट्रांजेक्शन पे, जिस दिन की ट्रांजेक्शन है उस दिन की रेट पे रिकॉग्नाइज करके चलोगे। एग्जांपल के तौर पे बेटा आपने क्या करा, मान लेते हैं $1 लाख के गुड्स खरीदे हैं और उस दिन जो रेट था वो 48 का था, तो मेरी बुक्स के अंदर जो लाइबिलिटी का राइज हो रही होगी यहाँ पर, मैं अपनी बुक्स के अंदर 48 लाख के ऊपर इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके चल रहा होगा। सबसीक्वेंट मेजरमेंट क्या होता है बेटा, सबसीक्वेंट मेजर के अंदर कहता है कि इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद, क्या बोलता है वो कि इनिशियल रिकॉग्निशन के बाद अगर कोई भी एसेट्स या लाइबिलिटीज हैं, कोई भी एसेट या लाइबिलिटी है अगर वो आपका बैलेंस शीट डेट तक आ रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने पे गुड्स परचेज करे थे तो मैंने यहाँ पे एंट्री करी थी परचेज टू क्रेडिटर, अब मैंने क्या करा है इसको अभी तक पे नहीं करा है, तो कह रहे इनिशियल लाइबिलिटी के बाद इनिशियल रिकॉग्निशन तो अगर बैलेंस शीट डेट के ऊपर यहाँ पर मेरे पास कुछ क्रेडिटर्स आ रहे हैं या कोई भी एक लाइबिलिटी आ रही है या कोई एसेट आ रहा है, ठीक है, तो कह रहे हैं उसको आपको क्या करना चाहिए, रीमेजर करना चाहिए बैलेंस शीट डेट के ऊपर, उसी को हम बोलते हैं सबसीक्वेंट मेजरमेंट। अब सबसीक्वेंट मेजरमेंट की बात करके चलूं तो सबसीक्वेंट मेजरमेंट के अंदर मैंने आपको बोला कि सबसीक्वेंट मेजरमेंट के अंदर आपको दो चीजें देखनी है, पहला है कि मॉनेटरी आइटम है, दूसरा है कि नॉन मॉनेटरी आइटम है। अगर वो मॉनेटरी आइटम है तो कह रहे हैं जो आपका बैलेंस शीट का डेट है, बैलेंस शीट डेट के ऊपर जो रेट है आप वो रेट लेकर चलेंगे। अगर आपकी वो नॉन मॉनेटरी आइटम है तब आपको देखना है कि आप उस नॉन मॉनेटरी आइटम की कैरिंग अमाउंट क्या है, अगर आप उसको क्या कॉस्ट के ऊपर कैरी करके चल रहे हो या आप उसको किसी और वैल्यू के ऊपर कैरी करके चल रहे हो। अगर आप उसको कॉस्ट के ऊपर ही कैरी करके चल रहे हो तो आपको इसके अंदर रीमेजर करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू रीमेजर। तो यहाँ पे रीमेजर आप करके नहीं चलोगे, वो कॉस्ट के ऊपर ही चलेगी। लेकिन अगर आप उसको किसी और वैल्यू के ऊपर कैरी करके चल रहे हो, जैसे इन्वेंट्री का एग्जांपल ले लीजिए, इन्वेंट्री जो होती है कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लोअर, ठीक है। इसी तरीके से इट माइट हैपन कि आप किसी एसेट को जो है वो किस वैल्यू के ऊपर बेटा ले रहे हो, फेयर वैल्यू के ऊपर ले रहे हो। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई भी और वैल्यूएशन है, से फेयर वैल्यू है, एनआरवी है, रिलाइजेबल वैल्यू है, कुछ भी है, तो बेटा जिस दिन आपने वैल्यूएशन करी है तो डेट ऑफ वैल्यूएशन वाला दिन आप लेकर चलते हैं, और यूजुअली डेट ऑफ वैल्यूएशन वाला डेट कौन सा होता है, क्लोजिंग रेट होता है। तो ठीक है बेटा, समझ में आया कि क्या करके चलना है फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन के केस में। अच्छा बेटा, जब भी फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन के केस में आप एक्सचेंज करके चलोगे तो बेटा ऑब्वियस सी बात है
कि यहाँ पर क्या होगा, कुछ ना कुछ एक्सचेंज डिफरेंस आने के क्या है चांसेस हैं, कुछ ना कुछ क्या है एक्सचेंज डिफरेंस यहाँ पर क्या है आने के चांसेस हैं। अब क्या एक्सचेंज डिफरेंस आने के चांसेस हैं इस चीज को समझेंगे। देखो बेटा फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस निकलता है, क्या निकलता है, फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस। फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस जो है वो किस किस जगह पे निकलेगा सोच के देखो। बेटा सबसे पहले क्या है कि जैसे मान लेते हैं ये एक ट्रांजेक्शन है, आपने क्या करा है ट्रांजेक्शन को यहाँ पर क्या करा है रिकॉर्ड करा है, ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पर रिकॉर्ड हुई है। अब ये ट्रांजेक्शन जो है यहाँ पर रिकॉर्ड हुई है, ये ट्रांजेक्शन सेटल किसी और दिन हो रही है, मान लेते हैं यहां जाकर ये सेटल हो रही है। तो बेटा जिस दिन सेटल हो रही है उस दिन ट्रांजेक्शन, उस दिन फॉरेन एक्सचेंज रेट अलग होगा, जिस दिन रिकॉर्ड करती है उस दिन फॉरेन एक्सचेंज रेट अलग था। तो बेटा इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये जो करेंसी का, ठीक है, वो आपका फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस है। सिमिलरली ऐसा हो सकता है कि आपने क्या करा, रिकॉर्ड करा है ट्रांजेक्शन को, अब यहाँ पर सेटल हुई थी, ये पहला केस हो गया। दूसरा है आपने रिकॉर्ड करा ट्रांजेक्शन को और अभी वो 31 मार्च तक सेटल नहीं हुई है, तो बेटा यहाँ पर रेट अलग होगा, यहाँ पर रेट अलग होगा, तो इन दोनों का भी जो आपका डिफरेंस है वो आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट डिफरेंस है। ठीक है, नाउ इट इट माइट हैपन कि आपने जो है वो सेटलमेंट करी है यहाँ पर जाकर कहीं, तो अब यहाँ पर आप सोच के देखो तो इस दिन रेट अलग है, इस दिन रेट अलग है, तो बेटा इन दोनों का भी तो जो डिफरेंस है वो आपका फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस है। तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, कह रहे हैं जो भी आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस जिनकी हमने बात करके चलिए, कह रहे हैं आप इनको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर रिकॉग्नाइज करके चलोगे उस ईयर के अंदर जिसके अंदर ये आपका डिफरेंस जो है वो अराइज होता है। तो जिस ईयर में डिफरेंस जो है वो अराइज होता है इन दैट ईयर आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर रिकॉग्नाइज आप करके चलते हैं। ठीक है बच्चों, क्या यहां तक क्लियर हो गया, चल सकता हूं आगे। यस सर। चलिए बेटा, बेटा तो पहला कंसेप्ट जो है वो ये आ जाता है। ठीक है, इस पर अगला कंसेप्ट हमारे पास क्या आता है, बेटा अगला कंसेप्ट हमने जो इस चैप्टर के अंदर सीख के चलना है ना, वो हमने सीख के चलना है फॉरेन ऑपरेशन का। अगला कंसेप्ट सीख के चलना है किस चीज का बच्चे, फॉरेन ऑपरेशन का। मतलब मुझे अगर इस चैप्टर को तोड़ना है ना बेटा, इस चैप्टर को तोड़ने के दो तरीके हैं। ठीक है, तीन तीन हिस्सों में इस चैप्टर को आप तोड़ोगे। पहला हो गया फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, दूसरा क्या हो गया फॉरेन ऑपरेशन, और तीसरा क्या हो जाएगा फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन वाला पढ़ लिया है। अब आ रहे हैं फॉरेन ऑपरेशंस के ऊपर। बेटा फॉरेन ऑपरेशन की अगर हम बात करके चले तो बेटा फॉरेन ऑपरेशन होता क्या है, बेटा जैसे आपकी एक फॉरेन ब्रांच होगी, आपकी क्या होगी, फॉरेन में कोई ज्वाइंट वेंचर है, कोई एसोसिएट है, कोई सब्सिडरी है, उसको हम क्या बोल देते हैं, फॉरेन ऑपरेशन बोल देते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के अंदर डिस्कशन करके चलते हैं। मेनली आप कह सकते हो दो तरीके के फॉरेन ऑपरेशन होते हैं बेटा, एक आपका होता है इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन और एक होता है नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। क्या बोला मैंने, एक होता है इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन और एक होता है नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। अभी इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन क्या है और नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन क्या है। इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के ऊपर मैं आता हूँ। देखिए एक फॉरेन ऑपरेशन जो अपना बिजनेस आउटसाइड इंडिया कर रहा है, जैसे कि वो एक एक्सटेंशन है इंडियन बिजनेस की, मतलब कोई भी फॉरेन ऑपरेशन जो इंडिया के बाहर बिजनेस कर रहा है लेकिन इस तरीके से कि जैसे वो इंडियन बिजनेस की एक्सटेंशन ही है, वो उसको आप बोल सकते हो कि इंडियन वो क्या है इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है। लेकिन एक ऐसा फॉरेन ऑपरेशन जो कि इंडिपेंडेंटली बिजनेस कर रहा होता है, वो बाहर से ही पैसा इकट्ठा करेगा, एक्यूमुलेट करेगा कैश और मॉनेटरी आइटम बाहर से, और रिमिट करेगा फॉरेन करेंसी जो है वो रिमिट कर रहा होता है इंडिया में बड़ा ओकेजनली। यहां पर क्या आता है, जैसे मान लेते हैं कि एक फॉरेन ब्रांच है, वो क्या करती है गुड्स जो है वो इंडिया से इंपोर्ट करेगी। ठीक है बेटा, उसको वो सेल करेगी फॉरेन कंट्री के अंदर और क्या करेगी फिर रिमिट कर देगी फॉरेन करेंसी किसको, इंडिया को रिमिट कर देगी। ठीक है, जो भी पैसा कलेक्ट हुआ है वो हेड ऑफिस में भेज देगी इंडिया में, वो आ जाएगी इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के अंदर क्या होता है, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के अंदर वो इतने कैश फ्लोज जो है वो नहीं रहते हैं। आप इसका समझ लें कि ये वाले क्या करेंगे, ये क्या करेंगे एक्वायर करेंगे, ये जो फॉरेन ब्रांच होती है ये क्या करती है रॉ मटेरियल एक्वायर करेगी, लोकल करेंसी के अंदर ये पे कर देती है। ठीक है, मैन्युफैक्चर करेगी गुड्स ये, ठीक है, फिर उसको सेल कर देगी या सर्विसेज प्रोवाइड कर देगी। और जो सरप्लस होगा, जो भी सरप्लस होता है बेटा उसको फ्यूचर प्लान्स के लिए यूज करती है। अगर रिक्वायरमेंट होती है बॉर्बिंग भी क्या कर लेगी लोकल करेंसी में ले लेगी। और बहुत ओकेजनली होता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि ये हेड ऑफिस को जो है अपने गुड्स भेजे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया बेटा। अब अगर हम कैश फ्लोज की बात करके चले तो बेटा इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस के अंदर जो आपके कैश फ्लोज होते हैं ना वो बहुत फ्रीक्वेंटली रहेंगे। ठीक है, क्योंकि जो चेंजेस होते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर वो आपको ऑपरेटिंग कैश फ्लोज को क्या करते हैं अफेक्ट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन की बात करके चलें तो नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन के अंदर उतना फ्रीक्वेंट कैश फ्लोज रहते नहीं है। ठीक है, तो चेंजेस इन जो फॉरेन एक्सचेंज होता है उसका आप कह सकते हो कोई भी डायरेक्ट इफेक्ट नहीं कर रहा होता ऑपरेटिंग कैश फ्लोज के ऊपर। ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो बेटा ये है आपका इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन और नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे या क्या क्या इंडिकेटर्स हैं कि कोई जो फॉरेन ऑपरेशन है वो इंटीग्रल है या नॉन नॉन इंटीग्रल है। तो हम नॉन इंटीग्रल के एंगल से हम बात करके चलते हैं। हम कहेंगे कि एक
फॉरेन ऑपरेशन को आप नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन कब बोलोगे? कि अगर फॉरेन ऑपरेशन के पास क्या है, एक सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस है। क्या है बेटा? देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस, कि इंडिपेंडेंस है फॉरेन ऑपरेशन जो है वो थोड़ी। ठीक है। और दूसरा क्या जाता है कि ट्रांजेक्शन जो है वो रिपोर्टिंग एंटिटी के साथ, हेड ऑफिस के साथ, वो ज्यादा नंबर में नहीं है। कह रहे जो ट्रांजेक्शन है रिपोर्टिंग एंटिटी के साथ वो ज्यादा नंबर में नहीं है। फिर बेटा इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है सर? नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, लेबर है, या कोई भी खर्चे हैं, वो कैसे पे हो रहे हैं? वो लोकल करेंसी के अंदर जो है वो पे हो रहे हैं। देखो बेटा ये सारे के सारे क्या है, इंडिकेशंस है कि एक फॉरेन ऑपरेशन जो है वो नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है। सबसे पहले बात वो किसकी करके चल रहा है? वो कंट्रोल की बात करके चल रहा है। कह रहे हैं कि जो आरई है यानी रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है, वो कंट्रोल कर रही है किस चीज को? फॉरेन ऑपरेशन एक्टिविटीज को। एंड वो कैरिड आउट हो रहे हैं विद सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी फ्रॉम दोज ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। ऑटोनॉमी का मतलब बेटा मैंने क्या बताया था? इंडिपेंडेंस। ठीक है, यानी एक सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस है कहीं ना कहीं। दूसरा क्या है? ट्रांजैक्शन। कह रहे हैं जो ट्रांजैक्शन है रिपोर्टिंग एंटिटी के साथ, कहेंगे वो क्या है? हाई प्रोपोर्शन में नहीं है। अगला क्या आता है कि जो फॉरेन ऑपरेशन की एक्टिविटीज है वो फाइनेंस मेनली क्या होती है? दो ऑपरेशन से हो रही है, या तो खुद के ऑपरेशन से हो रही होती है या लोकल बॉर्निंग से हो रही होती है। वो डिपेंडेंट नहीं होती है रिपोर्टिंग के ऊपर। कहेंगे जो भी आपकी लेबर मटेरियल और अदर कंपोनेंट्स होते हैं फॉरेन ऑपरेशंस के, प्रोडक्ट और सर्विसेज के, वो प्राइमरी लोकल करेंसी के अंदर सेटल हो रहे होते हैं। सेल्स कैसे हो रही होती है? लोकल करेंसी के अंदर हो रही होगी। कैश फ्लोज जो होंगे, कहेंगे वो डे टू डे एक्टिविटीज में आ रहे होते हैं। ठीक है। अगला क्या जाता है? सेल्स प्राइस जो होते हैं, जो कहेंगे सेल प्राइस होते हैं फॉरेन ऑपरेशन के प्रोडक्ट्स के, कहेंगे वो प्राइमरी जो होते हैं। हाँ जी, हाँ जी बच्चे। अच्छा, वन नोट दिख रहा है, सॉरी बच्चे। अब ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है। सेल्स प्राइस जो होते हैं बेटा फॉरेन ऑपरेशन के, कहेंगे वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिव नहीं होते हैं जो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर चेंज हुए। अगला आता है लोकल मार्केट की सेल्स। कहेंगे एक एक्टिव लोकल सेल मार्केट होती है तो आपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी वैसे रखी होती है। ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स जो है वो चल रहा हो। सो बेटा दीज आर द इंडिकेटर्स कि एक जो आपका फॉरेन ऑपरेशन जो है वो एक इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है। अब बेटा इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है वो क्या आ जाता है कि अगर आपका ये एक इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, तो इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन की जो क्लासिफिकेशन है वो हम कैसे करके चलेंगे? सर इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन की क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करके चलें, तो वो कहता है कि जो आपकी इंडिविजुअल आइटम्स होती हैं इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन ऑपरेशन, उसको ट्रांसलेट आप ऐसे करके चलोगे कि जैसे वो रिपोर्टिंग एंटरप्राइज ने खुद ही एंटर करा है। ठीक है। कहेंगे जो आप उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर, देखो यहाँ पर हम बात करके चलो। देखो सर, जो आपकी होती है मॉनेटरी आइटम, बेटा मॉनेटरी आइटम को आप किसके ऊपर करोगे? क्लोजिंग रेट के ऊपर करके चलोगे। आपकी जो होती है नॉन मॉनेटरी आइटम, नॉन मॉनेटरी आइटम के अंदर आपके पास देखो वही बात आती है कि ये जो आपकी नॉन मॉनेटरी आइटम है इसको आप कॉस्ट के ऊपर कैरी करके चल रहे हो, या इसको आप कैरी करके चल रहे हो फेयर वैल्यू या एनआरवी पे या किसी और बेसिस पे करके चल रहे हो। अगर आप कॉस्ट के ऊपर नॉन मॉनेटरी आइटम को बेटा कैरी करके चल रहे होते हो, तो बेटा इस केस में आपको रीमेजर करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप क्या करके चल रहे होते हो? फेयर वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू के ऊपर कैरी करके चल रहे होते हो, तो जिस दिन आपने वैल्यूएशन करी है उस दिन का आप रेट लेकर चलते हो, यूजुअली क्लोजिंग डेट का रेट रहता है। देन बेटा उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है? नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम्स। जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम्स होती हैं, ठीक है, जो आपका ट्रांजेक्शन का रेट होता है आप वो लेकर चलते हो। अगर वो रेट अवेलेबल नहीं होता है तो आप क्या कौन सा रेट लेकर चलते हैं? तो उस केस में हम एवरेज रेट बेटा लेकर चल लेते हैं। ठीक है। देन बेटा आपका जाता है कंटीजेंट लाइबिलिटीज। कंटीजेंट लाइबिलिटीज के केस में बेटा कौन सा रेट लेकर चलोगे? क्लोजिंग रेट हम लेकर चल रहे होते हैं। ठीक है। देन बेटा यहाँ पर ना कुछ एक स्पेशल पॉइंट थे, अगर आपको याद हो, जैसे डेप्रिसिएशन और कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट और डेप्रिसिएशन को लेकर था। कहेंगे जो आपके फिक्स एसेट होते हैं उसको ट्रांसलेट करा जाता है, और डेप्रिसिएशन जो है उसको क्या करा जाता है? ट्रांसलेट करा जाएगा यूजिंग द एक्सचेंज रेट जो आपका डेट ऑफ परचेज के ऊपर है, जिस दिन आपने एसेट परचेज करा है। लेकिन अगर आप एसेट को कैरी आउट करके चल रहे हो फेयर वैल्यू पे, ठीक है, या किसी और सिमिलर वैल्यूएशन पे, तो जो रेट एग्जिस्ट करता था वैल्यूएशन की डेट के ऊपर, आप वो वाला रेट जो है बेटा यूज करके चलेंगे। ठीक है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? यस सर। चलिए, अब बेटा होगा क्या अगर कोई एक्सचेंज डिफरेंस आता है ट्रांसलेशन ऑफ फॉरेन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में, तो उसको हम कहां पे डील करके चलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बेटा उस डिफरेंस को हम रिकॉग्नाइज करके चलते हैं। बेटा अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है कि अगर आपके पास कोई क्या है, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है। नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के अंदर देखो बेटा क्या होता है, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन के अंदर जो आपके
एसेट्स और लाइबिलिटीज है वो कह रहे हैं क्लोजिंग रेट के ऊपर। मैं आपको थोड़ा सा इस मैनर में बताता हूँ कि बेटा अगर आपकी ये मॉनेटरी आइटम है चाहे आपकी नॉन मॉनेटरी आइटम है, ये दोनों ही किसके ऊपर जाती है बेटा, क्लोजिंग रेट के ऊपर जाएंगी। आपकी कंटीजेंट लायबिलिटी भी कौन सी रेट के ऊपर जाएंगी, क्लोजिंग रेट के ऊपर ही जाएंगी। जो आपकी P&L की आइटम होती है वो या तो एक्सचेंज रेट जो होता है डेट ऑफ ट्रांजेक्शन पे या उस रेट के ऊपर जाएंगी, ठीक है, जो भी आपका एक्सचेंज रेट रहेगा। नहीं तो आप कौन सा रेट ले लोगे, एवरेज रेट आप लेकर चलोगे। आप क्या लेकर चलोगे, एवरेज रेट लेकर चलोगे। अब ऐसा हो सकता है बेटा कि आपने क्या करा है कि जब आप ये ट्रांसलेशन करके चलो तो कुछ आपका एक्सचेंज डिफरेंस आए, तो जो आपका एक्सचेंज डिफरेंस आता है बेटा उसको आप ट्रांसफर कहां करके चलते हो, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व अकाउंट के अंदर बेटा आप क्या करके चलोगे, ट्रांसफर करके चलोगे। किसमें ट्रांसफर करके चलोगे, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व के अंदर आप ट्रांसफर करके चलोगे। बोलो बेटा क्या क्लियर हो गया। हाँ जी सर। चलिए अब बेटा इसके बाद इन्होंने क्या दिया हुआ है, कुछ एक प्रोसीजर दिया हुआ है फॉर ट्रांसलेशन ऑफ द नॉन इंट्रिकल फॉरेन ऑपरेशन। कह रहे नॉन इंट्रिकल फॉरेन ऑपरेशन के लिए क्या करके चलेंगे, कहेंगे प्रैक्टिकल रीजंस के लिए अ रेट दैट अप्रोक्सीमेट द एक्चुअल एक्सचेंज रेट, यानी एवरेज रेट जो है वो लिया जाता है फॉर द पीरियड इज ऑफन यूज ट्रांसलेट करने के लिए जो भी आपके इनकम और एक्सपेंस होते हैं फॉरेन ऑपरेशन के। कहेंगे जो आपका इनकॉर्पोरेशन है ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ नॉन इंट्रिकल फॉरेन ऑपरेशन इन दोज ऑफ द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, वो फॉलो करके चलता है बेटा नॉर्मल कंसोलिडेशन प्रोसीजर। जैसे आप नॉर्मल कंसोलिडेशन करके चलते हो बिल्कुल वैसा हम करके चलते हैं। आप इंटर ग्रुप बैलेंसेस को और इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शंस को आप क्या कर देते हो, एलिमिनेट कर देते हो। अभी हम AS21 रिवाइज कर चुके हैं, उसके अंदर भी हमने देखा है कि जो होल्डिंग और सब्सिडरी के बीच में ट्रांजेक्शन हो रही होती थी इंटर वाली, आप उसको एलिमिनेट कर देते हो। कह रहे जहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है अगर किसी नॉन इंट्रिकल फॉरेन ऑपरेशन के अगर वो ड्रॉ अप करे गए हैं कब तक के, टू अ डिफरेंट रिपोर्टिंग डेट, जो आपके क्या है फ्रॉम दैट ऑफ रिपोर्टिंग एंटरप्राइज, तो जो नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन होगा बेटा उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन पर्पस के लिए सेम रिपोर्टिंग डेट तक के लिए आपके फाइनेंशियल्स। कहेंगे जो आपका एक्सचेंज डिफरेंस है जो आपने इनकम और एक्सपेंस के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं करा है, बिकॉज जो चेंजेस है एक्सचेंज रेट के अंदर उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है, बहुत ही लिटिल इफेक्ट रहेगा, हैव लिटिल और नो डायरेक्ट इफेक्ट प्रेजेंट या फ्यूचर कैश फ्लोज के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जब एक नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन को कंसोलिडेट करते हो बट इज नॉट होली ओन्ड, अगर वो होली ओन्ड नहीं होती तो जो आपका एक्यूमुलेटेड एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा होगा इस ट्रांजेक्शन से और जो एट्रीब्यूटेबल है माइनॉरिटी इंटरेस्ट को, उसको रिपोर्ट करा जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट का हिस्सा। ठीक है, ये आपको बताया जरूर गया लेकिन आपके सिलेबस के कंसोलिडेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन बेटा है नहीं, तो हमें इसको बस स्टेप्स के लिए हमने एक बार पढ़ लिया क्योंकि मटेरियल में गिवन था, आपके सारांश में गिवन था तो मैंने एक बार पढ़ा दिया है। अदरवाइज दिस इज समथिंग जिसको हम इग्नोर करके चल सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो कंसेप्ट हमारे पास आता है, अगला कंसेप्ट मेजरली आता है चेंज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉरेन ऑपरेशन। अब चेंज इन क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेन ऑपरेशन की अगर मैं बात करके चलूं तो इसके अंदर कहते हैं कि अगर कोई आपकी पहले इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन थी अब आप उसको नॉन इंटीग्रल में लेकर जा रहे हो, तो जो भी आपका एक्सचेंज डिफरेंस होगा, ठीक है, जो भी आपका एक्सचेंज डिफरेंस राइज हो रहा होगा इस ट्रांसलेशन के ऊपर ऑफ नॉन मॉनेटरी एसेट, ठीक है, उसको आप क्या करोगे, ऑफ द रीक्लासिफिकेशन को आप एक्यूमुलेट करके चलोगे फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व के अंदर। अब वो कहता है लेकिन अगर आप नॉन इंटीग्रल से किसके ऊपर जा रहे हो, इंटीग्रल में जा रहे हो, तो जो तो आपकी नॉन मॉनेटरी आइटम्स होती हैं डेट ऑफ एक्सचेंज के ऊपर, डेट ऑफ चेंज के ऊपर ट्रांसलेटेड अमाउंट, उनको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट मान लेंगे। ठीक है, उन आइटम्स की इन द पीरियड ऑफ चेंज एंड सब्सिक्वेंट पीरियड, और जो आपका एक्सचेंज डिफरेंस होता है जिसको आपने डेफर करा है उसको आप रिकॉग्नाइज नहीं करके चलोगे इनकम और एक्सपेंस की तरफ जब तक आप ऑपरेशन को डिस्पोज ऑफ नहीं कर देते, जब तक आप ऑपरेशन को क्या नहीं कर देते बेटा, डिस्पोज ऑफ नहीं कर देते। ठीक है जी, अब आ जाता है नेक्स्ट प्रेजेंटेशन कैसे करके चलेंगे, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट की। बेटा ये फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट की प्रेजेंटेशन कैसे करके चलेंगे, उससे पहले बेटा हमारे पास ये आ जाता है एक कंसेप्ट और आ जाता है, या जो इस कंसेप्ट के ऊपर फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। बेटा फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करके चलें, देखो यहाँ पर बेटा दो चीजें होती हैं, एक है कि आप ट्रेडिंग पर्पस के लिए कर रहे हो, ठीक है, और स्पेकुलेशन के लिए कर रहे हो, दूसरा है आपकी इंटेंशन ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन नहीं है। अगर बेटा आपकी इंटेंशन जो है वो ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन नहीं है, अगर आपकी इंटेंशन जो है वो ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होता है बेटा, जो भी आपका प्रीमियम या डिस्काउंट रहेगा आप उसको अमोर्टाइज करके चलते हो ओवर द लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जितने देर का कॉन्ट्रैक्ट होता है आप अपने लाइफ के अंदर उसको आप अमोर्टाइज करके चलोगे। ठीक है, तो जो आपका एक्सचेंज डिफरेंस यहाँ पर आ रहा होता है उसको आप क्या करके चलोगे, P&L के अंदर हम उसको रेकॉग्नाइज करके चलते हैं। और अगर मान लेते हैं कि कैंसिल हो जाता है या रिन्यू हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट, तो आपका पास जो भी गेन या लॉस रहेगा, बेसिकली प्रॉफिट या लॉस रहेगा, उसको भी हम क्या करके चलेंगे, इनकम या एक्सपेंस की तरह ट्रीट करके चलते हैं।
अगला क्या हो जाता है कि अगर आपने उसको इंटेंडेड है फॉर ट्रेडिंग या स्पेकुलेशन, तो जो भी आपका प्रीमियम या डिस्काउंट होता है आप उसको रिकॉग्नाइज करके नहीं चलते हो। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होती है दैट इज मार्क टू इट्स करंट मार्केट वैल्यू हर एक बैलेंस शीट डेट के ऊपर, और जो आपका गेन या लॉस होता है बैलेंस शीट डेट के ऊपर बल्कि उसको हम रिकॉग्नाइज करके चलेंगे। क्या बोला, जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है मार्क टू मार्केट करा जाता है करंट मार्केट, ठीक है, बैलेंस शीट डेट के ऊपर, और गेन या लॉस को आप क्या करके चलोगे, रिकॉग्नाइज करके चलोगे। ठीक है, तो दिस इज समथिंग। और ये गेन या लॉस कैसे निकलता है कि जो फॉरवर्ड रेट, ये गेन या लॉस निकालने का यहाँ क्या तरीका होता था, गेन या लॉस निकालने का यहाँ तरीका होता था कि जो भी आपका फॉरवर्ड रेट होता था, ठीक है, ऑन द रिपोर्टिंग डेट जितना रिमेनिंग मेच्योरिटी है, और जो फॉरवर्ड रेट बेटा फिक्स करा गया था एट द टाइम ऑफ इंसेप्शन, इंसेप्शन में जो फॉरवर्ड रेट फिक्स करा गया था। ठीक है बेटा, इस चैप्टर की अगर मैं बात करके चलूं, डेफिनेटली कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आने से रहा, आपको जो आने हैं वो अल्टीमेटली आने क्या है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनाएगा या कहीं ना कहीं एमसीक्यूज के अंदर कुछ टारगेट करेगा या अलग से क्वेश्चन टारगेट। सो हमें ना क्वेश्चन को कवर करके चलना है। ठीक है, अब डिस्क्लोजर की अगर हम बात करके चलें तो डिस्क्लोजर क्या है, कहेंगे जो आपका एक्सचेंज डिफरेंस अकाउंट होता है उसको इंक्लूड, जितना आपने इंक्लूड करा है पीएनएल के अंदर उसको डिस्क्लोज करो, जो आपने फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व के अंदर दिखाया उसको डिस्क्लोज करो। रिपोर्टिंग करेंसी जो आपने यूज करी है आपको बतानी होगी, अगर आपने कोई डिफरेंट करेंसी यूज करी है, रीजन बताना है कि आपने चेंज क्यों करा है। अगर क्लासिफिकेशन के अंदर चेंज हुआ है इंटीग्रल से नॉन इंटीग्रल या नॉन इंटीग्रल से इंटीग्रल, तो आपको बताना है नेचर ऑफ चेंज, रीजन क्या है चेंज का, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा चेंज का, और इम्पैक्ट क्या होगा नेट प्रॉफिट या लॉस के ऊपर हर एक ट्रायल पीरियड के अंदर। ठीक है, अगर चेंज जो है वो बिगिनिंग से होगा। अब अगला पॉइंट आता है प्रेजेंटेशन किस चीज की, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट की। बेटा जो आपका फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट होता है, उसको आप जो डेबिट या क्रेडिट बैलेंस होगा उसको आप इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में दिखाकर चलोगे, रिजर्व एंड सरप्लस हेड के अंदर एज अ सेपरेट लाइन आइटम जो है आप दिखाकर चलोगे। बेसिकली यहाँ पर आपको ध्यान आ रहा होगा, यहाँ पर पैराग्राफ नंबर ना 46 के रिगार्ड में ये चीज आ सकती है कि दो ऑप्शन होते हैं, आप पैराग्राफ नंबर 46 फॉलो करके चल रहे हो, 46A फॉलो करके चल रहे हो, आप पैराग्राफ नंबर 46A फॉलो करके नहीं चल रहे हैं। तो उसके लिए बेटा हम एक क्वेश्चंस के थ्रू जो है ये चीज कवर करके चलेंगे। सो बेटा दिस वाज योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 कांसेप्ट्स। तो बेटा कांसेप्ट्स जो है मैंने कवर कर दिए हैं। ठीक है, इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल बी कवरिंग अप विद दिस क्वेश्चन, आई विल शेयर फाइल। ठीक है, जो क्वेश्चन आप लोगों ने देखकर चलने हैं मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन भी बता दूंगा, एंड we will take another 40 minutes, ठीक है, ऑफ सेशन ऑफ दिस AS11, जिसके अंदर मैं इसके सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन जो है कुछ एक आपके साथ डिस्कस करके चलूंगा। सो कंसेप्ट आई एम एंडिंग दिस ईयर, कंसेप्ट आपके ओवर हो चुके हुए हैं। ठीक है, मेजरली आपके AS11 के अंदर बेटा यही कंसेप्ट हैं। ठीक है, बाकी इसको अगर और थॉरली हमने करके चलना है देन क्वेश्चन करना इज द बेस्ट वे आउट। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे हर एक कैटेगरी के दो दो तीन तीन क्वेश्चन जो है हम करके चल लेंगे, अपने आप पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है, और आपने क्वेश्चन पे ही फोकस करके चलना है। ठीक है जी, चलो।